So starting with the topic, as I told you, हम क्या टॉपिक करने वाले हैं अभी. हम रेट्स को समझेंगे. जो 5 तरीके की रेट्स होती हैं हम उनको समझेंगे विद रिस्पेक्ट टू क्या, आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226. सो टू स्टार्ट विद द टॉपिक, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. आपके पास एक प्रॉपर्टी है, ठीक है. आपके पास वो प्रॉपर्टी तो है, बट आपको कहा जाता है कि आप इसको किसी तरीके से प्रोटेक्ट नहीं कर सकते. ना आप इसके अराउंड फेंसिंग लगा सकते हो, ना आप यहाँ पे गार्ड बिठा सकते हो, और अगर कोई आता है तो ना आप उसको मना भी नहीं कर सकते, आपको उसको आने देना पड़ेगा. तो ऐसे प्रॉपर्टी देने का तो क्या फ़ायदा है ना. तो फिर तो आप हमें प्रॉपर्टी ना ही दो, पब्लिक यूज़ के लिए रख लो, है ना. सो वैसे ही है हमारे फंडामेंटल राइट्स की. अगर हम बात करें कि अगर हमें सिर्फ फंडामेंटल राइट्स दे दिए जाते, बट अगर कोई हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, उसकी कोई रेमेडी नहीं है, उसकी कोई प्रोटेक्शन नहीं है, तो फंडामेंटल राइट्स का क्या फ़ायदा, राइट. सो फंडामेंटल राइट्स की रेमेडीज़, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 4 आर्टिकल करते हैं. उनमें से 2 की बात वी आर गोइंग टू डू आज इस ऑडियो में, दैट इज़ 32 and 226. Okay, now firstly talking about Article 32. Article 32 जो है वो खुद ही एक फंडामेंटल राइट है. अब हम सबको पता है कि फंडामेंटल राइट्स कौन से पार्ट में है. कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में है ना. फंडामेंटल राइट्स कौन से पार्ट में है. कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में है. और फंडामेंटल राइट्स कितने से कितने आर्टिकल में, 12 to 35. आर्टिकल 12 to 35. तो अगर आर्टिकल 12 to 35 फंडामेंटल राइट्स हैं और आर्टिकल 32 की हम बात कर रहे हैं, तो मतलब आर्टिकल 32 भी फंडामेंटल राइट है ना. सो जो आर्टिकल 32 है वो बेसिकली क्या करता है, इट टॉक्स अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स. उसमें रेमेडीज़ दे रखी हैं फंडामेंटल राइट्स की. तो जहाँ पे रेमेडीज़ दे रखी हैं वो भी हमारा एक फंडामेंटल राइट है, एंड दैट इज़ अ वेरी nice and it is a plus point. Okay, now article 32 के बारे में अब हम ढंग से बात करते हैं. आर्टिकल 32 में 2 चीज़ें हैं, ठीक है. फर्स्ट इज़ कि आर्टिकल 32 कहता है कि अगर किसी भी पर्सन का फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, अगर किसी भी पर्सन का फंडामेंटल राइट क्या हो रहा है, वायलेट हो रहा है, तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है. वो क्या कर सकता है, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है. ऑल राइट. एंड सेकेंड थिंग जो 32 आर्टिकल बात करता है वो है, आर्टिकल 32 जो है वो सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है. आर्टिकल 32 जो है वो सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है टू इशू रिट्स टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ पीपल. क्या, टू कि ताकि सुप्रीम कोर्ट जो है उसको पावर दी जाती है कि अगर किसी भी इंसान का फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट उसके फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए रिट इशू कर सकते हैं 5 तरीके की. और इन 5 रिट्स की बात हम करेंगे ये 2 आर्टिकल समझने के बाद, ठीक है. एंड इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट को प्रोटेक्टर एंड गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट कहते हैं. इसी आर्टिकल 32 की वजह से सुप्रीम कोर्ट को प्रोटेक्टर एंड गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट कहा जाता है. ऑल्सो आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं. आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं. और ये किसने कहा है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने. ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट आर्टिकल 226. आर्टिकल 226 में सारी सेम पावर्स हैं, बट किसके टर्म्स में, हाई कोर्ट के टर्म्स में. आर्टिकल 32 जो ये बात करता है पावर्स की, वो सुप्रीम कोर्ट की बात करता है. एंड आर्टिकल 226 में सेम पावर्स हैं, बट किसकी हैं, इन टर्म्स ऑफ हाई कोर्ट. अगर हम डिफरेंस की बात करें आर्टिकल 32 एंड 226 में, 2 डिफरेंस हैं मेजर, ठीक है. क्या है, फर्स्ट डिफरेंस क्या है कि आर्टिकल 32 जो है उसमें सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए रिट इशू कर सकती है. सिर्फ फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कर सकती है, रिट इशू. वेयर एज आर्टिकल 226 के अंडर जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट कैन इशू रिट्स फॉर एनी अदर पर्पस ऑल्सो, सच एज एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल. ओके. एंड सेकेंड डिफरेंस क्या है कि आर्टिकल 32 एक फंडामेंटल राइट है, बट आर्टिकल 226 इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट. नाउ कमिंग टू रिट्स. 5 तरह की रिट्स हैं.
ठीक है। एंड ये सारी जितनी रिट्स हैं ना वो लैटिन टर्म्स में हैं। ओके, सो फर्स्ट रिट दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज हबीस कॉर्पस। ये रिट सबसे ज़्यादा पावरफुल एंड सबसे ज़्यादा यूज्ड रिट है इंडिया में। अब हबीस कॉर्पस का मतलब क्या है? टू हैव अ बॉडी और वी कैन से टू प्रोड्यूस अ बॉडी। इसमें क्या होता है कि अगर if any person is illegally detained, then that person or his relatives or friends can use this writ to release him. Okay, तो अगर कोई भी इंसान को इलीगली डिटेन किया जाता है, इलीगली अपने पास प्रिजन में रखा जाता है, जेल में, या इलीगली कहीं पर भी कन्फाइन किया जाता है, दैट इज़ कहीं पे भी बंद करके रखा जाता है इलीगली, ठीक है, तो वो पर्सन क्या फ़ाइल कर सकता है? हबीस कॉर्पस फाइल कर सकता है। वो पर्सन या फिर उसके घर वाले या उसके रिलेटिव्स या उसके फ्रेंड्स क्या कर सकते हैं? ये हबीस कॉर्पस रिट का यूज़ करके इसको रिलीज़ करवा सकते हैं, ठीक है। अब टॉकिंग अबाउट दिस रिट, हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक केस हुआ था रुदुल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। रुदुल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में क्या था कि रुदुल शाह जो था उसने एक थेफ्ट किया था, चोरी करी थी। अब जितनी उसकी सज़ा थी उससे 14 ईयर्स 14 साल एक्स्ट्रा उसको जेल में रखा। तो फिर उसके घर वालों ने रिट फाइल करी जिसमें पता चला कि उसको 14 ईयर्स एक्स्ट्रा रखा है। अच्छा, इस रिट में क्या होता है? जब ये रिट फाइल करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट स्टेट से पूछती है कि आपने किस बेसिस पर इनको डिटेन करके रखा है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि वो इलीगल है, वो अनलॉफुल है, या वो एक्सेस जुरिस्डिक्शन है, मतलब ज़्यादा देर उनको ज़्यादा देर रख लिया है टर्म से, तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करती है? रिलीज़ ऑर्डर दे देती है और कहती हैं कि आप इनको अभी छोड़ दें जेल से, ठीक है। सो रुदुल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में क्या था? उसको 14 साल एक्स्ट्रा रखा था। 14 ईयर्स इज़ नॉट अ लेस टाइम, तो 14 ईयर्स उसको एक्स्ट्रा रखा था एंड इसलिए उनको रिलीज़ ऑर्डर दिया गया विद एग्जाम्पलरी कॉम्पनसेशन। ना अगर हम हबीस कॉर्पस और ये कॉम्पनसेशन की बात कर रहे हैं, पहले हबीस कॉर्पस में कॉम्पनसेशन नहीं मिलती थी। पहले उसमें हबीस कॉर्पस के अंडर सिर्फ क्या किया जाता था? रिलीज़ ऑर्डर मिलता था। बट देन एक केस हुआ था, मेरे को केस का नाम एग्जैक्ट याद नहीं है, बट आई गेस इट वाज समथिंग लाइक भगलपुर ब्लाइंडिंग केस। ये काफ़ी फेमस था, भगलपुर ब्लाइंडिंग केस। उसमें क्या था कि इट वाज अलेज्ड दैट द पुलिस हैड ब्लाइंडेड सर्टन पर्सन्स, ठीक है, कि पुलिस हैड ब्लाइंडेड, ठीक है, पुलिस की वजह से वो लोगों को दिखना बंद हो गया था। It was alleged that the police had blinded certain persons and that the state was liable to pay compensation to them. बट क्योंकि उनकी लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के साथ वायलेशन थी, है ना, आर्टिकल 21। बट अब क्या हुआ कि आर्टिकल 21, एक तो ध्यान में रखो, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी सबसे इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है, ठीक है। तो जो लॉयर थी, शी आर्ग्यूड कि कोर्ट कॉम्पनसेशन क्यों नहीं दे सकता। एक तो उनकी आईसाइट पूरी चली गई ड्यू टू इलीगली एंड रॉन्गफुल डिटेनिंग, तो कोर्ट को कॉम्पनसेशन भी देनी चाहिए, सिर्फ रिलीज से काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो she argued that why should the court not be prepared to forge new tools and devise new remedies for the purpose of vindicting the most precious of the precious fundamental right, that is life to personal liberty, है ना। The question also involved the exploration and new dimension। तो ये जो क्वेश्चन उन्होंने किया, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट had to explore new dimensions, मतलब उनको लगा कि उनको नए तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको इंटरप्रेट करना चाहिए कि हाँ, रेमेडी तो बनती है, मतलब कॉम्पनसेशन तो बनती है, रिलीज़ तो ठीक है, बट कॉम्पनसेशन भी तो बनती है ना, कि उनका इतना इम्पोर्टेंट राइट जो है वो वायलेट हुआ है। देखो, पहले क्या होता था कि ये जो लॉयर है ना, उन्होंने कहा
उनका ना एक बड़ा अफर्मेटिव व्यू था ऑन दिस क्वेश्चन, ठीक है। ही थॉट दैट अदरवाइज आर्टिकल 21 वुड बी रिड्यूस टू नलिटी, है ना, कि अगर कॉम्पनसेशन ना दी, सिर्फ ऐसे रिलीज दे दिए, तो फिर आर्टिकल 21 वुड बी रिड्यूस टू नलिटी, अ मेयर रोप ऑफ सैंड, है ना। फॉर उन्होंने कहा ऑन लाइक ऑन हर व्यू, इफ़ द ऑफिसर इज़ एक्टिंग अकॉर्डिंग टू लॉ, कि आगे स्टेट वाला तो कह देगा कि अगर तो ऑफिसर लॉ के अकॉर्डिंग काम कर रहा है तो कहेंगे कि नहीं जी आर्टिकल 21 तो वायलेट नहीं है, बिकॉज ये तो हमने लॉ के स्टेट के अंडर काम किया है। और अगर स्टेट के अगेंस्ट वाला लॉयर प्रूफ कर देता है कि भाई नो इट वाज नॉट अकॉर्डिंग टू द रूल्स, तो स्टेट का लॉयर कह देगा तो हाँ, तो स्टेट की थोड़ी गलती है, उन्होंने स्टेट के अकॉर्डिंग काम ही नहीं किया इस ऑफिसर ने, तो स्टेट तो एनीवे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से हट जाएगा। सो इसको ध्यान में रखते हुए ये केस तो चलो हाउ एवर डिसाइड हुआ, बट इस केस के बाद जितने भी सब्सिक्वेंट केसेस थे, ठीक है, हाउ एवर इन सब्सिक्वेंट केसेस डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, it was held that the courts under article 32 and 226, courts under the article कौन से 32 and 26 can grant compensation, ठीक है, कि courts इन दो articles के अंडर compensation provide कर पाएंगे as a public remedy for contravention with public for contravention of fundamental rights। तो इसके बाद से जितने केसेस हुए थे उसमें कॉम्पनसेशन अगर देने की ज़रूरत थी तो सुप्रीम कोर्ट ने लॉ को इंटरप्रेट किया कि 32 एंड 226 के अंडर वो रेमेडी में कॉम्पनसेशन भी दे सकते हैं। ओके, नाउ कमिंग बैक, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट रिट की, दैट इज़ मैंडेमस। सेकेंड रिट किसकी बात हम कर रहे हैं, दैट इज़ मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब है वी कमांड, ठीक है। तो उसमें हम किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी, नॉन स्टैट्यूटरी, ट्रिब्यूनल, यूनिवर्सिटी को कमांड दे सकते हैं कि कमांड कर सकते हैं अपनी पब्लिक ड्यूटी को परफॉर्म करें, कि उनको अपनी पब्लिक ड्यूटी को परफॉर्म करना है। अगर वो अपनी पब्लिक ड्यूटी नहीं परफॉर्म कर रहे हैं तो हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास जाके कह सकते हैं कि ये इनकी पब्लिक ड्यूटी है एंड दे आर नॉट परफॉर्मिंग देयर पब्लिक ड्यूटी। तो अगर वो अपनी पब्लिक ड्यूटी नहीं परफॉर्म कर रहे होंगे तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जिसके पास हम गए हैं वो रिट इशू करेंगे, कौन सी, मैंडेमस की। कौन सी, मैंडेमस की। इसके अंडर अगर कोई भी पब्लिक बॉडी या कोई भी बॉडी पर अपनी पब्लिक ड्यूटी नहीं परफॉर्म कर रही है, उनको इस रिट के अंदर कहा जाएगा पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करने को, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। एक केस हुआ था गुजरात स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन वर्सेस लोटस होटल्स। इसमें क्या हुआ था, इसमें तुम बेटर समझोगे इस केस को देख के, कि इसमें क्या हुआ था कि जो फाइनेंशियल कॉरपोरेशन थी उसने अग्रीमेंट साइन की थी लोटस होटल्स के साथ। अग्रीमेंट क्या थी कि जो फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है गुजरात स्टेट की, वो फंड्स देगी लोटस होटल्स को जिससे कि वो अपनी कंस्ट्रक्शन करेंगे आगे, बट लेटर ऑन उन्होंने फ़ंड्स देने से मना कर दिया। सो लोटस होटल्स गुजरात हाई कोर्ट पहुँचे। गुजरात हाई कोर्ट ने मैंडेमस रिट इशू कर दी कि भाई ये आपकी पब्लिक ड्यूटी थी, आपने अग्रीमेंट साइन करी थी, तो आप अपनी पब्लिक ड्यूटी को क्या करो, फुलफ़िल करो और आपको फ़ंड्स देने पड़ेंगे। थर्ड रिट दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज़ दैट इज़ सर्सोरारी, ठीक है। थर्ड रिट जिसकी हम बात करें दैट इज़ सर्सोरारी, एंड इसका मतलब क्या है, टू बी सर्टिफाइड का मतलब क्या है, टू बी सर्टिफाइड। इसमें क्या है कि सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जो हैं वो लोअर कोर्ट को कह सकते हैं कि अपनी जो रिपोर्ट्स हैं वो हमें सबमिट करो फॉर क्या, रिव्यू, ठीक है। वो क्या कर सकते हैं, वो लोअर कोर्ट्स को कह सकते हैं कि अपनी रिपोर्ट्स को हमारे पास सबमिट करो फॉर रिव्यू, ऑल राइट, ताकि सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जो हैं वो चेक कर सकें कि वो जो जजमेंट है वो कहीं इल्लीगल तो नहीं थी। एंड अगर उनको लगता है कि वो जजमेंट इल्लीगल थी तो इस रिट के अंदर वो उस जजमेंट को क्या कर देंगे, स्क्वॉश कर देंगे। इसका मतलब क्या है क्वॉशिंग का, कि जो जजमेंट थी उसको वो कर देंगे, खारिज कर देंगे, ठीक है। नाउ हमने कितनी रिट्स डिस्कस कर लिए हैं, 3 रिट्स डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट फोर्थ रिट की अगर हम बात करें दैट इज़ रिट ऑफ प्रोहिबिशन। रिट ऑफ क्या, प्रोहिबिशन।
अब प्रोहिबिशन और सर्शरारी में बहुत कम डिफरेंस है, ठीक है। आपने वो तो सुना होगा ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, हमेशा कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। जितना ही डिफरेंस प्रिवेंशन एंड क्योर के बीच में है उतना ही डिफरेंस इसके बीच में है प्रोहिबिशन एंड सर्शरारी में, ठीक है। ये हम इससे भी याद रख सकते हैं, P फॉर प्रिवेंशन, P फॉर प्रोहिबिशन, ठीक है, P फॉर प्रिवेंशन, P फॉर प्रोहिबिशन एंड C फॉर क्योर एंड C फॉर सर्शरारी। इससे याद रखना। अब प्रोहिबिशन में क्या होता है कि अगर हमें लग रहा है कि जो जजमेंट आने वाली है दैट इज़ गोइंग टू बी इलीगल, तो उसको अभी जजमेंट आई नहीं है, जजमेंट आने से पहले, गलती होने से पहले ही अगर हम रिट फाइल कर रहे हैं तो उस रिट को क्या होएगा, प्रोहिबिशन। वो रिट कौन सी होएगी, प्रोहिबिशन की। एंड अगर गलती होने के बाद, मतलब जजमेंट के बाद अगर रिट फाइल करते हैं जजमेंट को कैंसिल करवाने के लिए, तो वो कौन सी रिट होएगी, सर्शरारी, ठीक है। तो सर्शरारी में क्या हमने पढ़ा था कि एक जजमेंट आ गई है, फिर रिट फाइल करते हैं कि ये जजमेंट को रिव्यू करो, ये जजमेंट ठीक नहीं है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को लगेगा कि ये जजमेंट इलीगल है तो उसको क्या कर देंगे, क्वॉश कर दिया जाएगा, उसको नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा। बट प्रोहिबिशन में क्या होता है, प्रिवेंशन, मतलब अभी आई नहीं है और अगर सपोज अगर आने से पहले फाइल कर रहे हैं रिट तो दैट इज़ प्रोहिबिशन, अगर जजमेंट आने के बाद फाइल कर रहे हैं तो दैट इज़ सर्शरारी, ठीक है। बेसिक यही डिफरेंस है इन दो रिट्स के बीच में। नाउ टॉकिंग अबाउट द फिफ्थ एंड द लास्ट रिट। सो लास्ट रिट है हमारी क्वो वारंटो, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, बाय व्हाट अथॉरिटी। अब हम कॉलेजेस की बात करते हैं, ठीक है। कॉलेज में जब हमने एंटर करना होता है तो उसका कुछ क्राइटेरिया होती है, कुछ एलिजिबिलिटी होती है, ओके। तो जैसे कईयों की होती है कि 12th में इतने मार्क्स होने चाहिए मिनिमम, या फिर कईयों का एंट्रेंस टेस्ट होता है। तो अगर बाद में पता चलता है कि हमारी एडमिशन हो रखी है बट हम उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ही नहीं क्वालिफाई कर रहे हैं तो कॉलेज से हमें किसी भी टाइम निकाला जा सकता होता है। तो वैसे ही ये है, तो द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट दे कैन इशू दिस रिट एंड आस्क कोई भी पब्लिक अथॉरिटी की फिगर को कि आप अपनी ये जो आप प्लेसमेंट है उस पे किस अथॉरिटी से बैठे हो, ठीक है। आप ये अगर उनको रियलाइज़ होता है कि वो ऑफिस जो उन्होंने होल्ड किया है वो उसके लिए एलिजिबल ही नहीं है, तो दे कैन आस्क दैट पर्सन, दैट पब्लिक अथॉरिटी पे जो बैठे हैं, फॉर हिम और हर टू गेट रिमूव्ड, ठीक है। तो वो इस रिमूवल का ऑर्डर दे सकते हैं अगर पता चलता है कि वो किस अथॉरिटी से बैठे हैं। अगर वो किसी अथॉरिटी से नहीं बैठे, फॉल्सली बैठे हैं, वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो फिर उनको हटाया जा सकता है, किस रिट के अंडर, क्वो वारंटो के अंडर। सो दिस वाज ऑल अबाउट द 5 रिट्स एंड आर्टिकल 32 एंड 226। अगर कोई डाउट्स होते हैं देन प्लीज़ फील फ्री टू टेक्स्ट मी। ऑलराइट, थैंक यू।